स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। क्या मतलब है फॉर्म्स का, कितने तरह का बिजनेस होता है। हर एक बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, जो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो कमर्शियल किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो कुछ ना कुछ उसकी वो किस फॉर्म है, वो अपने आप कर रहे हैं, उसे गवर्नमेंट चला रही है, या गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल जो प्राइवेट लोग मिलकर चला रही हैं, दीज है कि किस फॉर्म का वो बिजनेस, किस तरह का वो बिजनेस है, इसे कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। हर एक बिजनेस की अपनी एक सेपरेट और लीगल आइडेंटिटी है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो कैसे वर्क कर रहा है, उसका क्या मोटिव है वर्क करने का। नाउ फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में क्या करेंगे। यहाँ पे तीन मेन क्लासिफिकेशन है बिजनेस का, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर है जो इंडिविजुअली ऑन कंट्रोल्ड और मैनेज बाय इंडिविजुअल पर्सन। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, उसको इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल भी आपको करना पड़ेगा, उसको कैसे कैसे मैनेज करना है वो आप करेंगे, वो है प्राइवेट सेक्टर। तो कोई पर्सन क्यों करेगा बिजनेस? मेन मोटिव क्या है इनका? प्रॉफिट अर्न करना। तभी हम लिस्ट क्लियर करते हैं। अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो मेरा मेन मोटिव क्या है कि मुझे उससे इनकम। तो मेन एग्जांपल्स कोई भी फॉर्म, कुछ भी, रिलायंस इंडिया, टाटा, बिरला, ये सभी प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल, जो गवर्नमेंट द्वारा ही ऑन की जाती हैं, गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं, गवर्नमेंट द्वारा ही मैनेज की जाती है। इनका मेन मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट का? सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे स्टील अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी। अब देखिए गैस अथॉरिटी में, अब जब गैस अथॉरिटी सरकार के हाथ में है, तभी सरकार ने पहले गरीबों को एक एक सिलेंडर फ्री दिया था, अब उनको गैस फ्री दे रहे हैं एक एक सिलेंडर, क्योंकि ये अथॉरिटी उनके हाथ में है। ये वो लोगों को इस टाइम, जब कोरोना का टाइम है, उसको सर्विस प्रोवाइड किया, क्योंकि सरकार का मेन पर्पस क्या है? सरकार उन चीज़ों पे अपना कंट्रोल रखती है जिसमें वो लोगों को चीप वे से, सस्ते तरीके से लोगों को सर्विस दे सके, ताकि उनकी नेसेसिटीज कंप्लीट हो सके। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जॉइंट सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट का भी होता है रोल और प्राइवेट सेक्टर का, दोनों मिलकर ही ऑन करते हैं, कंट्रोल और मैनेज करते हैं। जैसे डे टू डे रूटीन की वर्किंग को लोग इंडिविजुअली पार्टनर, मतलब इंडिविजुअल पर्सन करता है कंट्रोल। अब जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सारा गवर्नमेंट का रोल हो जाता है। इसकी मेन एग्जांपल है मारुति उद्योग। समझ आया स्टूडेंट्स? जॉइंट सेक्टर क्या है? जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके उस बिजनेस को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे एग्जांपल है कि जैसे डे टू डे इंडिविजुअल्स वर्क कर लेते हैं, क्योंकि उसको डेली वर्क तो करना पड़ेगा ना किसी भी फर्म में। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल होता है, जैसे डिसीजन लेना है या कुछ भी लेना है, वो मिलके लेते हैं, उसमें गवर्नमेंट रोल प्ले करती है ना। फिर ये तो है। अब ये प्राइवेट सेक्टर में आगे कई फॉर्म्स हैं, कई तरह का बिजनेस है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा है। जॉइंट हिंदू फैमिली, HUF। पार्टनरशिप, दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर वर्क करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर कोई चलाते हैं। कंपनीज, कंपनी है जहाँ पे मोर देन 50 से अबव पर्सन्स वर्क करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? A business owned, managed and controlled by a single person। जब किसी भी बिजनेस को एक अकेला व्यक्ति चलाता है, कंट्रोल करता है, उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ से फंड अरेंज करनी है, उसको क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। वही सारे प्रॉफिट्स भी लेगा, अगर वही सारे रिस्क भी लेगा। यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है जो बिजनेस को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वही सारे रिस्क लेगा, वही रिस्क लेने के बदले में वो सारे प्रॉफिट्स वही लेगा। जब कोई सिंगल पर्सन ये काम करता है तो उसे हम कहते हैं
सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखो, इसी में से फीचर निकलते हैं, इसी में से मेरिट्स निकलती हैं, इसी में से डिमेरिट्स निकलती हैं। ध्यान से। नाउ फीचर इज सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप का क्या मतलब है कि एक बिजनेस का एक ही ओनर, उसी ने फंड्स अरेंज करनी है, उसी ने कैसे इसको चलाना है, कहाँ से फंड्स अरेंज करने हैं, कैसे उसकी सेल करनी है, एवरीथिंग सिंगल ओनरशिप। वही सभी प्रॉफिट्स लेगा, वही सभी रिस्क लेगा। तो एक ही पर्सन है जो ये सारा काम करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल ओनरशिप। यहाँ पे उसको किसी के साथ कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, उसको वो सारे काम उसने खुद करने हैं। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जब सारे काम वो अकेला कर रहा है तो सारी देनदारी भी उसको अकेले को लेनी पड़ेगी, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है जो उसके पास बिजनेस में पैसे हैं वो तो है ही है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन केस अगर उसकी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, अगर उसके पास पर्सनली बिजनेस में पैसे नहीं है तो जो उसकी पर्सनली प्रॉपर्टी है, घर बार है, वो सभी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो सभी उसको सेल करने पड़ेंगे, पेमेंट करने। सो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है बिजनेस के साथ साथ उसके पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसके लिए लायबल है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब है यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप जब चाहे अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपकी जैसे इच्छा है वो वैसे काम कर सकते हो। फिर इसलिए क्लोजर, अगर आप इसको बंद करना चाहते हो उसके लिए भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, जब आपकी इच्छा हो आप इसको बंद कर सकते हो। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट्स। अगर वो इंडिविजुअल है, सारा काम ही वो अकेले कर रहा है, वो सभी रिस्क भी वही बियर करेगा, सारी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड भी वही बियर करेगा, तो सारे प्रॉफिट्स पे हक भी उस अकेले पर्सन का। तो इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, रिस्क भी वो सारे आप अकेले बियर करता है, तो प्रॉफिट के ऊपर हक भी उस अकेले। वन मैन कंट्रोल। तो यहाँ पे एक पर्सन का कंट्रोल है, उसे किसी डिसीजन लेने के लिए किसी के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्विक डिसीजन आ जाता है कि जब जो पर्सन है, सारे काम आपने खुद करने हैं, आपका बिजनेस है, तो आप जब जो चाहे डिसीजन ले सकते हो। आपको किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सो वन मैन कंट्रोल, आपका सभी चीज़ों पे एक अकेले पर्सन का कंट्रोल है। लीगल फॉर्मेलिटी, देयर इज नो नीड ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी। हमें किसी भी तरह का कोई लीगल फॉर्म नहीं भरना होता है, हमें किसी तरह का कोई फॉर्म सबमिट नहीं करना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का मतलब है क्योंकि ये अकेले पर्सन का वर्क है, अगर इन केस वो पर्सन की डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये बिजनेस या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बिजनेस को सीधा इफेक्ट करता है। इस केस में या तो बिजनेस बंद करना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटीज भी उसी की अनलिमिटेड है, उसके पर्सनल प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का मतलब है जब इन केस ऑफ दिवालिया तो उसके बिजनेस के आगे चलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। स्मॉल साइज, ये सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल साइज के लिए ठीक है, मीडियम और लार्ज स्केल के लिए लार्ज फंड्स की जरूरत होती है जो इंडिविजुअल पर्सन अरेंज नहीं कर सकते। मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए यहाँ पे ग्रोथ की संभावना कम हो जाती है। आप स्मॉल स्केल पे अपनी इंडस्ट्री को कामवर कर सकते हो। अगर आप चाहो कि मैं इसकी बड़ा करना चाहता हूँ, इससे एक्सपेंड करना चाहता हूँ, उसके लिए फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी, उससे आपकी लाइबिलिटी को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो मीडियम जो लार्ज स्केल के बिजनेस होते हैं उनके लिए प्रोप्राइटरशिप नहीं सूटेबल है, ये ओनली स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, मेरिट्स का क्या है? क्विक डिसीजन, क्योंकि वन मैन कंट्रोल है, एक ही पर्सन ने सुपरवाइज करना है, एक ही ने मैनेज करना है, एक ही कंट्रोल करना है। जैसी कोई सिचुएशन आती है वो क्विक डिसीजन ले लेता है कि मुझे इस सिचुएशन में ऐसे वर्क करना है, उसे किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है उसे
जो प्रॉफिट होने हैं सभी के सभी उसी को मिलेंगे। जितना वो एफिशिएंटली वर्क करेगा उतने उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतने मुझे प्रॉफिट्स मिलेंगे। जितना आप इनएफिशिएंटली वर्क करोगे उतना आपको लॉस हो जाएगा। कॉन्फिडेंटलिटी इसमें ये है कि उसको किसी के साथ अपने सीक्रेट शेयर नहीं करना, उसको किसी को कुछ भी सोल प्रोप्राइटर के शेप में आपको अपनी कोई भी बैलेंस शीट या कुछ भी न्यूज़पेपर में डिक्लेयर नहीं करना। ये कंपनी के केस में आपको किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी क्या पोजीशन चल रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे आप सर्वाइव करो। आपको किसी के साथ कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपने किसी को कोई रिपोर्ट नहीं दी। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब है ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन कब होगा, ये मेरा बिजनेस है, जब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट्स होगा तो मैं उस वर्क को और एफिशिएंटली वर्क करूँगा। ठीक है, जब हम उस वर्क को और एफिशिएंटली फॉर्म करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, तो ये बिजनेस को आप जब चाहे स्टार्ट कर सकते हो, जब चाहे वाइंड अप कर सकते हो। वाइंड अप मतलब क्लोज कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। बट देयर आर सम डीमेरिट्स, डीमेरिट्स एंड लिमिटेड सोर्सेस। इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है क्योंकि आपके फंड्स लिमिटेड हैं, आप उनको अरेंज लिमिटेड कर सकते हैं। तो लिमिटेड सोर्सेज के लिए, क्योंकि हमें एक्सपेंशन के लिए मोर फंड्स की जरूरत रहेगी। एक पर्सन कितना काम कर सकता है, उसके एक पर्सन ने कंट्रोल करना है सारा कुछ, तो वो एक लिमिटेड कैपेसिटी, तो हर चीज़ उसके पास लिमिटेड है। लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड है। कैसे? इन केस ऑफ डेथ, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो बिजनेस मिल जाएगी। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, फर्म दिवालिया हो जाती है, उसका तो सारा बिजनेस, घर, प्रॉपर्टी सब इन्वॉल्व हो गए, वो सारे लायबिलिटी के लिए चले जाएंगे। तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, इससे बिजनेस की लाइफ बहुत कम हो जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जो सारा कुछ फंड्स वगैरह उसने खुद अरेंज करना है, तो अगर इन केस ऑफ लायबिलिटी उसको खुद ही पे कर देते हैं। ये हम बार बार बोल रहे हैं। तो इन केस ऑफ लायबिलिटी उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें देनी है, सारी चीज़ के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स उधार की। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, एक पर्सन कितनी चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकता है, उसकी एक कैपेसिटी है। अगर वो एक सेल्स मैनेजर गुड है तो एक जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा मैनेजर भी हो। हर एक पर्सन की एक कैपेसिटी है, कोई भी पर्सन ऑलराउंडर नहीं होता। ना ही उसके पास इतने फंड्स होते हैं कि वो एक्सपर्ट्स की सर्विसेज ले सके, क्योंकि एक्सपर्ट्स के वो पे स्केल बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। तो यहाँ पे वो स्मॉल स्केल का ही बिजनेस कर सकता है, वो एक्सपर्ट्स की सर्विसेज भी नहीं लेने को अप्लाई करता, क्योंकि उनकी पे स्केल ही बहुत ज़्यादा होती है, इतना तो उसको प्रॉफिट नहीं होता। तो एक पर्सन कितनी जगह पे एक्सपोर्ट हो, क्या वो हर डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट हो सकता है? तो यहाँ पे आ जाता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। सो स्टूडेंट्स, स्मॉल स्केल के लिए फिर क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छी है। जैसे जैसे बिजनेस को हमें ग्रो करना है तब हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस चूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है हम अब करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ बिजनेस कैरिड बाय हिंदू फैमिली। एक बिजनेस जो हिंदू फैमिली द्वारा चलाया जाता है उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, HUF। स्टूडेंट्स, इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कुछ आपकी पुरानी प्रॉपर्टी जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसको उस बिजनेस को हम कहते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फीचर्स में क्या आता है, फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 वही 2 कंडीशंस, 2 मेल मेंबर्स चाहिए, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए, उसके साथ हमें ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जो मेल मेंबर बढ़ लेता है वो ऑलरेडी इसका मेंबर बन जाता है। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी इसमें कर्ता की, जो मेन सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसकी अनलिमिटेड होती है। उसकी अनलिमिटेड होती है तो इसका मतलब है उसकी सारी प्रॉपर्टी पर्सनल भी लायबल फॉर
डेट्स होती है, मतलब उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ भी किया जा सकता है इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है पर्सनल पेमेंट कंपनी की पेमेंट्स करने की, हिंदू अनवेडिड की जो अपना बिजनेस कैरी कर रहे हैं उसकी पेमेंट करने की। जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनका जितना जितना शेयर होता है उतनी उतनी उनकी लायबिलिटी। ध्यान से सुनिए, जहाँ पे जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जो बाकी मेंबर्स हैं उनका जितना उनका शेयर है उतनी उतनी लायबिलिटी। कंट्रोल, जहाँ पे जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वही सभी डिसीजंस लेता है, वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वही बाहर के लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करता है, उसको करता है, ही इज नोन एज करता। तो बाकी जो पर्सन्स होते हैं उनका वो डिसीजन नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ कर्ता डिसीजन लेता है, वही बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट में जाता है। माइनर मेंबर बाय बर्थ, जैसे ही आप उस फैमिली में जन्म लेता है कोई बच्चा, कोई मेल मेंबर बर्थ लेता है, वो ऑलरेडी उस फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है। नाउ स्टूडेंट्स अगेन फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन के लिए 2 कंडीशन की जरूरत है। मिनिमम 2 मेल मेंबर्स का होना जरूरी है, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। लायबिलिटी सीनियर मोस्ट मेंबर की अनलिमिटेड है, बाकी की जितना जितना शेयर है उतनी है। कंट्रोल, सीनियर मोस्ट मेंबर करता, वही सारे डिसीजंस लेता है, उसी का सारे बिजनेस पे कंट्रोल होता है, वही आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स करता है। माइनर मेंबर, जैसे कोई मेल मेंबर फैमिली में बर्थ लेता है, जन्म लेता है, वो ऑटोमेटिकली हिंदू अनवेडिड फैमिली का मेंबर बन जाता है। नाउ स्टूडेंट्स दीज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू? अगर ये आपको क्लियर है, नाउ स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, इसको जॉइंट हिंदू फैमिली भी कहते हैं। ये 1956 एक्ट के अंदर आता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ये हिंदू अनवेडिड फैमिली 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसके अंदर वर्क करता है। सो अगर आपको ये क्लियर है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।